निवेश की गई रकम कितनी रफ्तार से बढ़ेगी। जैसे रूल ऑफ 72, रूल ऑफ 114, रूल ऑफ 144 जैसे इन नियमों से निवेश में कंपाउंडिंग के कमाल को आज समझेंगे और कुछ और नियमों पर भी खास चर्चा रहेगी और वेल्थ के इजाफे का फॉर्मूला हम समझेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में दो एक्सपर्ट जुड़ चुकी हैं। इनका परिचय करा देते हैं। प्रवीण वाजपेयी हमारे साथ है, फाउंडर फिनफिक्स, और प्रतिभा गिरीश, फाउंडर फिनवाइज। स्वागत करते हैं प्रवीण और प्रतिभा, आप दोनों का ही हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए। तो पूरी जो ये हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग है वो कुछ रूल्स पे बेस्ड होती हैं और क्योंकि इट्स ऑल अबाउट मैथमेटिक्स, तो इसलिए हम समझ सकते हैं कि आखिरकार आने वाले टाइम में जो हम निवेश करते हैं वो निवेश कितना बढ़ेगा, दुगना तिगुना चौगुनी रफ्तार से कैसे बढ़ेगा, और इसी रफ्तार को दर्शाते हैं कुछ रूल्स। तो निवेश के कुछ नियम के बारे में समझने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं एक एक करके जो हम चर्चा करने वाले हैं उसमें क्योंकि मैंने अभी शुरुआत में अपने इंट्रो में रूल ऑफ 72, रूल ऑफ 114 एंड 144 की बात की थी, शुरुआत इसी से करते हैं। रूल ऑफ 72, 72 का नियम, ये हमारे कमाई के बारे में क्या बताता है? प्रवीण जरा बताइए। स्वाति, बिल्कुल, आई थिंक एज इन्वेस्टर्स हम सब चाहते हैं कि हमारा पैसा खूब रफ्तार से बढ़े, और पैसा जो दोगुना करने का, जो डबल करने का मेरे ख्याल से एक एम्बिशन है, वो ऑलमोस्ट हर निवेशक के मन में होता है कि मेरा पैसा जल्दी से डबल हो जाए। और जो रूल 72 है, ये एक बहुत आसान तरीका है समझने का कि आपकी नॉट ओनली इन्वेस्टमेंट कितने टाइम में डबल हो सकती है, पर आपको आपकी पुरानी इन्वेस्टमेंट ने कितना रिटर्न दिया था वो भी आप समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आपने कोई घर लिया था और वो आपका 9 साल के बाद आपने बेचा और 2 गुना दाम पे आपने बेचा। अगर हम 72 को 9 से डिवाइड करते हैं तो हमें 8 की एक संख्या निकल के आती है, यानी कि आपने उस इन्वेस्टमेंट पे 8% का रिटर्न कमाया था। सेम रूल के द्वारा स्वाति हम ये भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमने यहाँ पे 12% का हमने रिटर्न कमाया है, तो हमारा पैसा कितने टाइम में डबल हुआ, यानी कि हम दोनों चीजें समझ सकते हैं कि डबल करने के लिए हमें कितना रिटर्न हमें चाहिए एक सर्टेन टाइम में, और अगर हमारे पास हमारा रिटर्न है तो हमें टाइम फैक्टर पता चल सकता है। तो अगर हमने 12% का रिटर्न कमाया है, यानी कि हमारा पैसा 6 साल में डबल हुआ। अगर एज एन इन्वेस्टर मैं आज चाहती हूँ कि मेरा पैसा 5 साल में ही डबल हो जाए, तो मेरे को क्या समझने की जरूरत है कि मुझे कितना उस पे रिटर्न कमाना है, और 5 साल में अगर मुझे अपना पैसा डबल करना है तो मैं 72 को 5 से डिवाइड करूंगी, जिससे मुझे करीबन 14.5% का एक इंटरेस्ट अमाउंट निकल के आता है। यानी कि मुझे एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जहां पे करीबन मैं 14.5% कमा सकती हूँ। एंड स्वाति, एक बहुत फाउंडेशन, एक बहुत बेसिक रूल है इन्वेस्टिंग का, और ये निवेशकों को किसी तरीके के फ्रॉड से भी बचा सकता है, क्योंकि ऐसी बहुत स्कीमें आती हैं बाजार में जो कहती हैं कि हम आपका पैसा 1 साल में, 2 साल में दुगना कर देंगे। अगर आज आपको कोई कहता है कि आपका पैसा 3 साल में हम डबल कर देंगे, यानी कि वो आपको 24% का रिटर्न दे रहे हैं, तो ये निवेशकों को जागरूक भी कर सकता है कि क्या ये रियलिस्टिक रिटर्न है या ये किसी तरीके की ऐसी स्कीम है जिसमें बहुत ज्यादा रिस्क है। तो ये हमें दोनों चीजें, हमें कितना समय चाहिए डबल करने के लिए, और अगर हमारे पास समय है तो हमें कितना रिटर्न वहां पे पाना होगा अपना निवेश को डबल करने के लिए, दोनों चीजों को समझाता है। राइट। रूल ऑफ 72, ये नियम हमने समझा प्रवीण से कि कितने समय में आप अपना पैसा डबल कर सकते हैं। अब ये इतना आसानी से ये कैलकुलेशन हो सकता है कि उंगलियों पर आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसा ही एक रूल है, रूल ऑफ 114 ऑल्सो। तो ये तो मैथमेटिक्स की कुछ क्लास लग रही है, और प्रवीण और प्रतिभा आप दोनों टीचर्स लग रहे हो जो बता रहे हैं कि पर्सनल फाइनेंस के ये जो फॉर्मूलाज है वो क्या है, पर ये बहुत आसान फॉर्मूला है जिससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप बताइए प्रतिभा, आप ये रूल ऑफ 114 क्या कहता है? रूल ऑफ 114 एग्जैक्टली वही है जैसे 72 है डबलिंग ऑफ मनी के लिए, 114 जो है वो ट्रिपलिंग ऑफ मनी के लिए है। मतलब आपको अगर कोई रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है तो आपको पता करना कि मेरा पैसा जो है मैंने 10 लाख डाला है वो 30 कब बनेगा,
तब आप अपने रेट ऑफ रिटर्न को मतलब 114 से डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा इसको ट्रिपल करने में हमें इतने साल लग जाएंगे। मान लीजिए आपको 10% रिटर्न मिल रहा है, 10% रिटर्न, तो आपको पता करना है 10% रिटर्न में मेरा पैसा ट्रिपल 3 गुना कब हो जाएगा। तो 114 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपको वो नंबर मिल जाएगा, मतलब 11.4। 11 साल लग जाएंगे आपको, 11 साल और 4 महीने लग जाएंगे आपको ये को ट्रिपल करने में। उल्टा भी हो सकता है कि आपको पता चल गया कि 5 साल में कोई आपको ट्रिपल करके देने वाले, जैसे कोई पीएमएसएस वगैरह बोलते हैं कि हम 5 साल के अंदर आपके पैसे को ट्रिपल कर देंगे। तो लगता तो बहुत बड़ा अच्छा है, लेकिन आपको ये समझना भी जरूरी है ना कि कितना परसेंटेज रिटर्न मिलने वाला है। मान लो 114 को आपने डिवाइड किया 5 से, क्योंकि 5 साल से रिटर्न ट्रिपल होने वाला है, तो आपको पता चल जाएगा कि करीब करीब 23% का रिटर्न मिलने वाला है। एक्चुअली में है 22.8, बट इतना जल्दी जल्दी हम कैलकुलेट नहीं कर पाते। तो अगर हम राउंड फिगर भी जान ले, एक डायरेक्शन मिल जाता है ये थंब रूल से। एग्जैक्ट कैलकुलेशंस के लिए आपको एक्सेल मिल जाएगा, आपको कैलकुलेटर मिल जाएगा, लेकिन जैसे कोई बात कर रहा है उसको गॉज करने के लिए कि ये क्या बता रहे हैं, मतलब बहकाने वाली चीज भी होती है, डबल कर देंगे ट्रिपल कर देंगे, इसका क्या मतलब हुआ, कितना रिटर्न हो रहा है, ये आप मन ही मन कैलकुलेट कर सकते हो। आपको पॉइंट डेसिमल्स में सब घुसने की जरूरत नहीं, आप अप्रोक्सीमेटली तब पता कर सकते हो 23 नहीं 22 मिल रहा है, मतलब ये बहुत ही मुश्किल है, तो इसमें कुछ ना कुछ रिस्क हो सकता है, ये आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। बेहद यूजफुल रूल्स है ये। कॉम्प्लेक्स रूल सबको अच्छे लगते हैं, ये इतने सिंपल है कि लोग नजरअंदाज कर देते हैं ये रूल्स को। ओके, तो रूल ऑफ 114 हमने समझा, और ऐसा एक रूल ऑफ 144 भी होता है। सो वेरी क्विकली प्रबलीन, हमने ये समझा 72 से दुगना कैसे करें, फिर 114 से हमने समझा तिगुना कैसे करें। तो 144 जो नियम है वो शायद बताता होगा कि आप चौगुनी रफ्तार से अपनी कमाई को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो कैसे काम करता है ये फॉर्मूला? जी बिल्कुल स्वाति, हम 4 टाइम्स अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे कर सकते हैं, हमें रूल ऑफ 144 बताता है। और हमें इस टाइप के जो रूल्स हैं एक डिफरेंस भी बताते हैं स्वाति, कि अगर हमने एक एसेट क्लास का जो चुनाव किया है, मान लीजिए हमने इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट किया और हमने 12% का रिटर्न पाया, तो 144 के रूल के हिसाब से हम 144 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो हम 12 साल में अपना पैसा 4 गुना करेंगे। अगर मैंने 10 लाख लगाया था तो मेरा वो 40 लाख 12 साल में हो जाएगा। पर अगर मैंने वही 10 लाख का निवेश मान लीजिए एक 7% की एफडी में किया है, तो मुझे करीबन 20 साल लग जाएंगे उस पैसे को 4 गुना करने में। और ये हम प्री टैक्स कैलकुलेशंस कर रहे हैं, बिकॉज एफडी में हमारा टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्सेशन होता है। तो आप मान लीजिए कि आपका पैसा विदाउट जो टैक्सेशन है हम उसको कैलकुलेशन यहाँ कर रहे हैं। पर ये लंबे समय में हमें ये भी बताता है कि जब आप सही एसेट क्लास का चुनाव करें विदाउट टेकिंग अनड्यू रिस्क स्वाति, क्योंकि अगर हमने 12% का रिटर्न स्टॉक मार्केट्स या एक इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के लिए लिया है, वो काफी एक रियलिस्टिक रिटर्न है। तो मेरे ख्याल से एक 12 साल में आपका मनी जो 4 टाइम्स हो रहा है और वही 20 साल में आपका मनी 4 टाइम्स हो रहा है, उसमें बहुत अंतर है। इसलिए लंबे समय का निवेश बहुत ध्यान से करें और डेफिनेटली इन्फ्लेशन बीटिंग होना चाहिए। पर ये अगेन जैसे अभी प्रतिभा ने बोला, बहुत सिंपल फॉर्मूलाज हैं, ये आपको एक बेसिक गेज करने में मदद करते हैं कि आपकी निवेश कैसी चल रही है, कितने समय में आप कितना पैसा पाएंगे, और सबसे बड़ी बात कि आप जो फ्रॉडुलेंट स्कीम्स हैं उनसे बच सकते हैं जो आपको अनरियलिस्टिक रिटर्न्स दिखाती हैं। बिल्कुल, तो रूल ऑफ 72, 114 एंड 144 ये बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल में लाए जाने वाले रूल्स हैं। ये हमने समझे क्योंकि इसमें दुगना, तिगुना और चौगुना कैसे कमाई हो सकती है ये बताता है। रूल ऑफ 70 प्रतिभा, क्योंकि हमें ये समझना भी जरूरी है कि हम जो अपनी कमाई बढ़ा भी रहे हैं उस पर कहीं महंगाई का असर तो नहीं पड़ रहा है। तो कैसे समझे इस रूल ऑफ 70 से कि महंगाई कैसे इम्पैक्ट कर रही है हमारी कमाई को? अगर एक ही रूल समझना आपको आज की तारीख में, तो ये रूल ऑफ 70 समझ लीजिए, ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट रूल है मेरे हिसाब से। इससे आपको ये पता चलेगा रूल ऑफ 70 से कि कितने समय में महंगाई के कारण, इन्फ्लेशन के कारण आपका पैसे का वैल्यू जो है आधा हो जाएगा। मतलब अगर आज के तारीख में हम बता रहे हैं कि हमने कुछ भी नहीं किया, हमने कुछ लाइफस्टाइल बढ़ाया भी नहीं,
तब भी 7% इन्फ्लेशन तो लगना ही लगना है। 7% इन्फ्लेशन अगर लग रहा है तो 70 डिवाइडेड बाय महंगाई यानी इन्फ्लेशन 7% करेंगे तो 10 साल में आपका पैसे का वैल्यू आधा हो जाएगा, आधा। और अगर 5-6% इन्फ्लेशन है तो अगर हेडलाइन इन्फ्लेशन 5% है तो भी आपका हो सकता है 7% हो, लेकिन 5% इन्फ्लेशन है तो आपका पैसे का वैल्यू को हाफ करने में 14 साल लग जाएंगे। तो जितना कम इन्फ्लेशन उतना हमारे लिए अच्छा। अब ये तो अच्छी बात है, इन्फ्लेशन ये सब हम नॉर्मली क्यों यूज करेंगे, बहुत जरूरी है यूज करना। मान लीजिए आप रिटायरमेंट की कॉर्पस की बात करें किसी से भी और उनसे पूछे कि आप आज की तारीख में कितना खर्चा करते हो, तो वो बताते हैं 50,000, 30 साल का उम्र का हूँ और 50,000 मेरा महीने का खर्चा है। अगर हम पूछे कि चलो 50 साल की उम्र में आपका कितना खर्चा होगा, वो बोलेंगे 50 से बढ़ बढ़ के कितना हो जाएगा, 75। नहीं, 75 नहीं होने वाला है। आपका जो महंगाई की वजह से हर 10 साल में आपका जो वैल्यू है, मतलब आज आप 50,000 कर रहे हो तो उसका वैल्यू हाफ हो जाएगा और आप डबल खर्चा करोगे, मतलब 10 साल बाद आप 50 का 1 लाख करोगे और 20 साल बाद जब आप 50 के उम्र के हो तो 2 लाख रुपए खर्चा होगा। तो आप अपना रिटायरमेंट कॉर्पस कैलकुलेट करने में बहुत यूजफुल चीज है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप एन्युटी ले लेते हो तो बहुत अच्छी तरीके से समझाया जाता है कि आप सिर्फ 1 लाख रुपए भरो 10 साल के लिए और 20 साल बाद हमको लाइफ लॉन्ग आपको 1 लाख रुपए देंगे। तो बड़ा अच्छा लगता है, ये तो 10 साल के लिए भरो और लाइफ लॉन्ग मिलता है। लेकिन क्या आपको पता है वो जो 1 लाख रुपए आपको 20 साल बाद मिलने वाला है उसका वैल्यू क्या है? ये रूल से पता कीजिए, 10 साल बाद उसका वैल्यू होगा 50,000 और 10 साल के बाद उसका वैल्यू होगा 25,000। यानी कि आज के तारीख में आप 1 लाख भर रहे हो और 20 साल बाद आपको सिर्फ 25,000 का वैल्यू मिल रहा है। तो आप सोच समझ के ये प्रोडक्ट से बच सकते हैं जो कांस्टेंट वैल्यू देता है और अपने रिटायरमेंट कॉर्पस का भी कैलकुलेशन बड़े अच्छी तरह से कर सकते हैं, ये सोच के कि डबल होना है अपने खर्चे को हर 10 ईयर से। बिल्कुल, तो समझना जरूरी है कि महंगाई आपकी कमाई को, आपकी वेल्थ, आपकी संपत्ति को कैसे आधा कर सकती है, खा सकती है। इसलिए उस हिसाब से आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। रूल या फॉर्मूला इसलिए सेट किए गए हैं जिससे कि इनको ध्यान में रखते हुए आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल चॉइस को रखें। प्रबलीन, अब थोड़ा सा ऐसे रूल्स की बात करते हैं जो कि हमें अपने चॉइसेस के बारे में ज्यादा बेटर ढंग से इन्फॉर्म चॉइसेस बनाने की के लिए मदद करते हैं। जैसे कि जब हम में से तो कई लोगों के लोन्स चल रहे हैं, लेकिन कई बार ईएमआई का जो कंपोनेंट होता है हमारी कमाई पर हावी हो जाता है। तो कितना यूजुअली प्रपोर्शन होना चाहिए ईएमआई का हमारी इनकम के कंपैरिजन में, और कैसे पता करें कि हमारी जो आउटगो है, मतलब जो आउटफ्लो है, ज्यादा हो रहा है हमारी कमाई से? जी, स्वाति, डेफिनेटली हम एक ऐसे टाइम पे रह रहे हैं जब हम कोई भी चीज खरीदने से पहले ये नहीं सोचते कि हम उसको पूरा परचेज कर सकते हैं या नहीं। बहुत सारी चीजों के लिए हम ये सोचते हैं कि हम उस चीज की ईएमआई को अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। और मेरे ख्याल से आज के टाइम पे अगर आप एक 25 से 60 की एज ग्रुप में अगर आप लोगों को देखें तो शायद ही कोई ऐसा हो जिसके ऊपर कोई छोटा या बड़ा ईएमआई का बर्डन ना हो, चाहे वो होम लोन हो, चाहे व्हीकल का लोन हो। बहुत लोग पर्सनल लोन्स ले लेते हैं। तो बहुत तरीके के जो हमारी मंथली इनकम में से ईएमआईज कटती हैं। अब अगर हम मान लीजिए आज आप 100 रुपए कमा रहे हैं, अब 100 में से आपकी कितना अमाउंट है जो आपको लोन्स के लिए देना है। इसका एक बड़ा सिंपल जो फॉर्मूला है जिसको हम डेट टू इनकम रेशियो बोलते हैं। हम बोलते हैं कि जो आपके ऊपर डेट है वो 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंड 40% भी हम अपर लिमिट बता रहे हैं स्वाति। सो द आइडियल इज कि आप अपने ऊपर जो डेट है उससे कम ही रखें। इनफैक्ट जब आप अपने किसी भी तरीके के लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो इवन जो इंश्योरेंस या जो बैंक्स होते हैं, जो कंपनी बेसिकली आपको दे रही है लोन, वो भी चेक करती है कि आपके ऊपर कितने लोन्स हैं ऑलरेडी और आपका डेट टू इनकम रेशियो क्या बन रहा है, या जितनी आपकी सैलरी है उसके हिसाब से आप क्या उस लोन को, उतनी आपकी क्षमता है कि आप लेके उसको सर्विस कर पाएंगे। एंड मेरे ख्याल से इसको आइडियली आप 30-35 के ऊपर ना जाने थे तो बहुत अच्छा है। एंड अगर आप 40 के ऊपर है या 40 पे हैं तो मेरे ख्याल से स्वाति यहाँ जरूरी है कि एक बार जो भी हमारे दर्शक हैं यहाँ देख रहे हैं, एक बार आप प्लीज लिस्ट बनाइए कि आपके पास कितने लोन्स हैं, उनमें से कितने प्रोडक्टिव है और कितने नॉन प्रोडक्टिव।
प्रोडक्टिव लोन्स वो हैं जैसे कि एजुकेशन लोन या होम लोन, और नॉन प्रोडक्टिव वो हैं जैसे कि हमारी गाड़ी का लोन हो गया, हमारे पर्सनल लोन्स हो गए। और डेफिनेटली जो अनप्रोडक्टिव लोन्स हैं, उनको आप प्लीज उतारिए, उनको फोरक्लोजर करिए और अपना जो डेट है अपने ऊपर कम कीजिए। ये एक लॉन्ग टर्म में हमारी फाइनेंशियल जो हेल्थ है उसके लिए बहुत अच्छा है। एंड कोई भी चीज लेने से पहले उसकी अफोर्डेबिलिटी सिर्फ ईएमआई के उसमें रख के उसको मत आप गेज करिए कि आप ले सकते हैं या नहीं ले सकते। ओनली गो फॉर द प्रोडक्टिव लोन्स जो एजुकेशन लोन और होम लोन्स होते हैं। बिल्कुल। तो ईएमआई का रूल मतलब अपने कुल आय का 40% से ज्यादा आप ईएमआई न होने दें, क्योंकि ऐसा होने पर आपका जो बजट है इनकम टू डेट रेशो वो बिगड़ सकता है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद कुछ ऐसे ही और दिलचस्प निवेश के नियमों पर हम चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। निवेश के नियमों की आज हम खास चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स हैं, प्रवीण वाजपेयी और प्रतिभा गिरीश। प्रतिभा, एक बहुत ही पॉपुलर रूल है जिससे हम ये समझ सकते हैं कि हमारे जो हाथ में पैसा आता है महीने के अंत में, खासतौर पर नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके लिए, उन पैसों का इस्तेमाल वो कैसे सही तरीके से कर सकते हैं, जिसको हम 50-30-20 रूल कहते हैं। जरा बताइए रूल कैसे काम करते हैं और क्या इसमें कुछ ट्वीकिंग भी की जा सकती है या कुछ बदलाव भी किए जा सकते हैं समय के हिसाब से? जैसे इनकम आता है तो हमारे नीड्स बहुत लंबे होते हैं और आज की तारीख में ये फैशनेबल नहीं है कि हम अपने बजटिंग करें या फिर हम अपने एक्सपेंसेस को लिख के रखें। उसको कैटेगराइज करना तो दूर की बात। 50-30-20 रूल जो है वो ये बताता है कि जब आपका इनकम 100 है तो उसका 50% यानी कि 50 आप अपने जरूरतों के लिए रखें, और जो 30 है जो अपने वांट्स के लिए रखें, और 20% का निवेश करें। तो डेफिनेटली जो आपके पास इनकम आया तो तुरंत का तुरंत आप निवेश कर दें, क्योंकि वो जो बचा कुचा निवेश करेंगे वो नहीं चलती है। आपके पास इनकम आ गया तो 20 आपने 50-30-20 रूल फॉलो करने का सोचा है, 20% निवेश कर दें और बाकी का अपने एक्सपेंसेस को डेफिनेटली ट्रैक करें। और इसमें से आप कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये जरूरतें हैं कि ये हमारी चाहत है, और 50% गो टुवर्ड्स योर वांट्स एंड 30% टुवर्ड्स योर 50% towards your needs and 30% towards your wants. Now इसमें कुछ चेंजेस हो सकता है अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो और 20% मतलब आप 25 इयर्स के हो, अभी आपने नौकरी पेशा स्टार्ट किया है, इनकम आ रहा है, आपके बहुत सारे नीड्स है, बहुत सारे वांट्स है, आप 20% नहीं कर सकते हो तो आप 10% से स्टार्ट कर सकते हो और इंक्रीज कर करके 20 तक आ सकते हो, एवरी ईयर इंक्रीज कर सकते हो। और जैसे आपका सब नीड्स और वांट्स पूरे होते जाते हैं, 20 को आप बढ़ा सकते हो, निवेश को बढ़ा सकते हो। तो निवेश का कंपोनेंट थोड़ा कम भी स्टार्ट करेंगे और बाद में बढ़ाएंगे चलेगा, लेकिन आपको ये कैटेगराइज करना जरूरी है कि आपका नीड क्या है, आपका वांट क्या है, 50-30 उसमें हो और 20% सेविंग्स में। ओके, तो निवेश का 50-30-20 रूल जो आपका मंथली बजट फिक्स करने में, मैनेज करने में आपके बहुत ज्यादा मदद करता है, तो इसका जरूर ध्यान रखिएगा। और इसी से जुड़ा हुआ एक और रूल है जो कि हमें ये बताता है कि आप फिजूल खर्ची से कैसे बच सकते हैं, क्योंकि ना चाहते हुए भी प्रबलीन ऐसा हो जाता है
कि हम जो हाथ में पैसा होता है उसको जरूरत से ज्यादा खर्च कर बैठते हैं। तो ऐसा कोई रूल है या ऐसा कोई तरीका है जिससे कि फिजूल खर्ची थोड़ा रुके और हम वाइजली इन्वेस्ट करें, वाइजली खर्च करें? वाइजली खर्च करना स्वाति बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम लोग बिल्कुल इतनी ज्यादा टेम्पटेशंस के बीच में रहते हैं। मोबाइल खोलते हैं आप, अगर आप अपने सोशल मीडिया पे जाएं तो भी आपको शॉपिंग के लिंक्स दिख जाते हैं। हम मॉल्स जाते हैं वीकेंड्स पे, तो हमेशा शॉपिंग और स्पेंडिंग की तरफ काफी टेम्पटेशन होती है। और यहाँ पे एक रूल है, ऑफ कोर्स उसमें थोड़ा संयम रखना होगा। सो एक 7 डे स्पेंडिंग रूल हम बोलते हैं कि अगर आपको कोई बड़ी परचेज करनी है, स्पेशली फेस्टिवल्स के टाइम पे हम लोग कई बार अपने बजट को एक्सीड कर देते हैं। मान लीजिए आप बड़ा टीवी लेना चाहते हैं, फ्रिज लेना चाहते हैं, कोई एक्सपेंसिव हैंडबैग लेना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली उस चीज को अपने माइंड में रखिए कि ये है, आप उसकी कीमत पता कर लीजिए, सारी चीजें ठीक हैं। बट आप उसको परचेज करने से पहले एक जिसको बोलेंगे कूलिंग ऑफ पीरियड दे दीजिए। हम लोग कहते हैं स्लीप ओवर इट, कि आप उस थॉट के साथ थोड़ा टाइम दीजिए कि क्या वो आपको लेने की जरूरत है या नहीं। और यहाँ पे हम एक 7 डे का पीरियड रिकमेंड करते हैं। अगर आप 7 डेज स्वाति नहीं भी कर सकते हैं तो भी मैं बोलूंगी अगर आप 2-3 दिन का भी लैग दे सकते हैं बिफोर मेकिंग अ परचेज, तो शायद आप बहुत ज्यादा जो अपनी हम कई बार इम्पल्सिव परचेजेस कर लेते हैं उनसे बच सकते हैं, जो बाद में कई बार आपको रिग्रेट भी होता है कि बिना बात के ले लिया, फजूल खर्ची कर दी। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा यहाँ कूलिंग ऑफ पीरियड रिक्वायर्ड है आपके उस चीज को पसंद करने में और फाइनली बाय करने में। ओके, तो ये कुछ अपने आप में धैर्य रखने का नियम लग रहा है कि आप अपने आप को रोकिए किसी भी स्पेंडिंग से पहले। तो ये एक तरीका हो सकता है फिजूल खर्ची से बचने का। वही एसेट एलोकेशन तय करने का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है प्रतिभा, जो कि समझना जरूरी है और काफी इसको समय से यूज किया जाता रहा है, जिसको कहते हैं 100 माइनस अपनी उम्र कीजिए और उससे आपको पता चल जाएगा आपको इक्विटी और डेट में कितना एलोकेट करना है। ये कैसे काम करता है? ये रूल ये बोलता है कि 100 माइनस जो भी आपका एज है, वो जो नंबर निकल आता है वो आपका इक्विटी का परसेंटेज होना चाहिए एसेट एलोकेशन में। मान लो आप 40 साल के हो, तो 100 माइनस 40 हुआ 60, तो 60% आपका इक्विटी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अगर आप देखेंगे नॉर्मली कस्टमर्स 25-30 इयर्स के भी आते हैं, उनके पास 60-70% डेट होता है। वो बोलते हैं हमारे पेरेंट्स ने बताया था कि डेट में इन्वेस्ट करो, तो हम भी कर रहे हैं। उनका एज अलग है, आपका एज अलग है। आप इक्विटी में ले सकते हो, मतलब आप सिर्फ 30 के हो तो 70% लार्ज परसेंटेज इक्विटी में होना चाहिए। और वही चीज जो रिटायर्ड कस्टमर्स होते हैं, उन्हें लगता है कि मैं 60 साल का हो गया या रिटायर्ड हो गया तो 100% मुझे डेट में डालना चाहिए। ये रूल के हिसाब से भी 60 इयर्स में भी आपको 40% की इक्विटी की जरूरत है। तो ये बहुत ही अच्छा एक डायरेक्शन वाला रूल है कि आपके इक्विटी परसेंटेज कितना होना चाहिए आपके एज के हिसाब से। ऑब्वियसली वेरी करता है आपके थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन में कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन ब्रॉड डायरेक्शन तो बहुत अच्छा देता है। भले आप रिटायर्ड हो, आपको थोड़ा इक्विटी रखना चाहिए, और आप बहुत यंग हो तो इतना सारा डेट जरूर ना रखें, इक्विटी रखें ताकि आपका वेल्थ अच्छी तरह से बिल्ड हो जाए। ओके, जरूरत के समय हमें कभी भी पैसे की नीड होती है प्रबलीन, तो कैसे तय करें कि इमरजेंसी के समय जो हमें पैसा चाहिए होगा वो कितना होना चाहिए? क्योंकि कितने की तो कोई सीमा नहीं होती है, फिर भी एक बेसिक अमाउंट तय करने का रूल क्या है? बेसिक अमाउंट में स्वाति आप मान के चलते हैं कि आपके पास कम से कम 6 महीने का खर्चा, जिसमें आपका मंथली जितना आपकी स्पेंडिंग होती है वो हो, आपकी अगर SIP जाती है, आपके इंश्योरेंस के प्रीमियम जाते हैं, EMI जाती है, उन सारी चीजों को मिला के मान लीजिए आपका 50,000 का महीने का खर्चा बनता है, तो आपके पास 12 के हिसाब से करीबन 6 लाख का एक कंटिजेंसी फंड हमेशा होना चाहिए। पर मान लीजिए आप अकेले ही कमाने वाले हैं और आपके ऊपर डिपेंडेंट्स है, बच्चे भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, तो फिर आपको कम से कम साल भर का अपना खर्चा रखना चाहिए। अगर आप लेट्स से गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो आप इस कंटिजेंसी फंड को 3 महीने पे भी ला सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपको जॉब लॉस का रिस्क नहीं है। और महिलाएं और एंटरप्रेन्योर, स्पेशली यंग वुमेन, जिनको लगता है कल को वो मैटरनिटी लीव लेंगी, जॉब से थोड़ा ब्रेक लेंगी, या एंटरप्रेन्योर्स बिकॉज उनका बिजनेस होता है और वो अपनी सैलरीज अपने को खुद देते हैं, मेरे ख्याल से उनके जो कंटिजेंसी फंड है वो करीबन 1.5 से 2 साल के उनके पास होने चाहिए, सो दैट उनके पास बफर हो इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी।
तो ये एक ब्रॉडर सेट ऑफ रूल्स है, बट फॉर एन इंडिविजुअल स्वाति मिनिमम 6 months to 1 year का होना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द लाइबिलिटीज जो आपके ऊपर हैं, इन टर्म्स ऑफ द डिपेंडेंट्स जो आपके ऊपर हैं। ओके प्रतिभा, आखिरी सवाल आपसे होगा वेरी क्रिस्पली। रिटायरमेंट की जो रकम है, हम रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट गोल्स में शामिल होता है, लेकिन कितनी रकम की जरूरत पड़ेगी, क्या वो मौजूदा खर्चों से हम पता कर सकते हैं कि मानिए 30 साल में, 30 साल के बाद एट 60 कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी उस टाइम पे सरवाइव करने के लिए? ये बहुत इजीली थंब रूल है कि आपके आज की तारीख में जितना भी सालाना खर्चा है, अगर उसका 30 टाइम्स आपने इकट्ठा कर लिया कॉर्पस, तो वो आपके रिटायरमेंट के लिए सही रहेगा। ये ऑब्वियसली कस्टमाइज हो सकता है, लेकिन अगर मान लीजिए आपका खर्चा 10 लाख रुपया है आज की तारीख में, ईयरली 10 लाख रुपीस है, 10 लाख इंटू 30 तो 3 करोड़ के पास आपके अगर आपका कॉर्पस है तो आपके लिए रिटायरमेंट कॉर्पस ठीक हो जाएगा। एक ब्रॉड डायरेक्शन देता है और बहुत ही यूजफुल रूल। ओके, तो रिटायरमेंट का ये रूल है जिससे समझ में आप कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं कि आप मौजूदा खर्चों के मुताबिक उसको 30 गुना कर दीजिए और उसके हिसाब से आप ये नटशेल में या पता लगा सकते हैं कि आपको कितने खर्चे की जरूरत पड़ेगी एट द पॉइंट ऑफ रिटायरमेंट। तो कुछ इंपॉर्टेंट नियमों की आज हमने चर्चा की जो कि आसानी से आपको बता सकती है अपने निवेश के बारे में। धन्यवाद प्रवीण और प्रतिभा आपका हमारे साथ शामिल होने के लिए। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।